नोट लिखना, फोकस एफ बराबर R/2, फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। यहाँ से देखोगे फोकस समानुपाती किसके है? त्रिज्या के। तो ये बोलता है कि जो वक्रता त्रिज्या है R, फोकस जो है केवल और केवल दर्पण के वक्रता त्रिज्या R पर निर्भर करती है। अगर विभिन्न माध्यम का रंग चेंज कर दो, मतलब कभी नीला लाइट लो, कभी रेड लो, कभी येलो लो, कभी पिंक लो, तो अगर प्रकाश को चेंज कर दो यानी तरंगदैर्घ्य बदल दिया जाए तो फोकस दूरी कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि वो किस पर निर्भर कर रहा है? त्रिज्या पर। और त्रिज्या का फोकस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर नीले प्रकाश को भेजो या श्वेत को भेजो या हरे को भेजो, उससे फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होती है। तो बोलता है कि फोकस दूरी केवल और केवल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर ही निर्भर करती है। विभिन्न प्रकार के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का प्रयुक्त करने पर फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। तो ये नोट में लिख लेना। इसको लिखने के बाद F बराबर R/2, उसके बाद लिखना हिंदी, गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी केवल वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी केवल वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। इसका मान विभिन्न माध्यमों में, इसका मान विभिन्न माध्यमों में तथा विभिन्न रंगों के, इसका मान विभिन्न माध्यमों में तथा विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए, विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। लिख चुके? तो ये कहानी हो गई। अगला हम लोग देखते हैं क्या, प्रतिबिंब की रचना का नियम। मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसके नियम। 3 नियम हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे किसी को नहीं। तीनों ही बहुत इजी हैं। एक ही एग्जाम्पल में तीनों को समझा दे रहे हैं कि क्या होता है प्रतिबिंब की रचना का नियम। ये दर्पण कौन सा है? क्योंकि इसका बाह्य सतह क्या है? पॉलिश्ड किया गया। और आंतरिक सतह क्या है? परावर्तक। तो जब आंतरिक सतह परावर्तक होता है तो दर्पण कैसा होता है? अवतल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये इसका हो गया ध्रुव P, ये हो गया इसका फोकस F, और ये हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र C। तो पहला जो रूल बोलता है वो बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये है इसकी मुख्य अक्ष, उसी के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो जब ये परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। ये पहला रूल हो गया। क्या? कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि ये क्या है? मुख्य अक्ष, और उसी के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम हो गया।
दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम इसी का जस्ट अपोजिट है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है, यानी कि इस बार प्रकाश नीचे से जा रही है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली पहले फोकस पे जा रही है, फोकस से होकर दर्पण पे टकरा रही है, तो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मतलब वाइस वर्सा, एक दूसरे का विपरीत। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, तो इसका उल्टा भी सही है। अगर फोकस से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दो नियम हो गया, यानी पहला नियम तो ये ब्लैक वाला, दूसरा ये रेड वाला। तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो सीधे उसी पथ पर चली जाती है। मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण सी से जा रही है या वक्रता केंद्र से जा रही है तो वो वक्रता केंद्र से जाएगी और उसी से वापस लौट जाएगी, मतलब वो उत्क्रमणीयता को फॉलो करती है। तो जो तीसरा नियम है, यहां से एक प्रकाश की किरण डालते हैं और यहां पर ये इधर से गई और इधर से वापस लौट गई, मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये है तीसरा रूल कि अगर कोई वक्रता केंद्र से जा रहा है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। चौथा भी होता है लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है। चौथा बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर परावर्तित होकर के चली भी जाती है। मतलब अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है ध्रुव पर 30 डिग्री पर, तो परावर्तन के पश्चात ये 30 डिग्री से उधर वापस चली जाएगी। तो चौथा उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जब हम लोगों को आएगा तो वहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर मुख्य 3 ही नियम होते हैं। पहला क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा बोलता है कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये 3 नियम है प्रतिबिंब की रचना का नियम का, यानी कि अगर वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके लिए ये जानना जरूरी है। तो अगर तुम्हें लगता है कि नियम लिखना जरूरी है तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये डायग्राम और उसी में तीनों नियम। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा लिखना, दूसरा नियम लिखना, दर्पण के फोकस से, दर्पण के फोकस से
दर्पण के फोकस से होकर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा लिखना, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। लिखे, चौथा भी लिख लो। दर्पण के ध्रुव पर दर्पण के ध्रुव पर जितने कोण पर दर्पण के ध्रुव पर जितने कोण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, प्रकाश की किरण आपतित होती है, उतने ही कोण पर उसका परावर्तन भी होता है। उतने ही कोण पर उसका परावर्तन भी होता है। उतने ही कोण पर उसका परावर्तन भी होता है। लिख चुके? देखना, अगला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण से हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कितना बनता है और कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब बनते हैं और बहुत ही आसान है। सभी को हम लोग एक साथ ही स्टडी कर लेते हैं, अलग अलग नहीं देखेंगे। हालांकि तुम लोग जब 12th में पढ़ते होगे तो तुम्हारे बुक में सभी को अलग अलग बताया है कि वस्तु को यहाँ रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। हम लोग 6 के 6 को पढ़ेंगे लेकिन एक साथ पढ़ेंगे और बहुत ही आसान है। ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का फोकस और ये दर्पण का वक्रता केंद्र। और हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये क्या है, इधर अनंत या इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट या अनंत है तो हमारा जो वस्तु है यहाँ से रखना स्टार्ट होगा। नंबर पहला, फिर उसके बाद यहाँ पर रखेंगे दूसरा, फिर यहाँ पर रखेंगे तीसरा, फिर यहाँ पर चौथा,
यहाँ पर पांचवा और यहाँ पर छठवां। ये सब क्या है? वस्तु की पोजीशन। बताएंगे कैसे, देखना। यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, भाई दूसरा नंबर वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र पर। चौथा कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा कहाँ रखा है? फोकस पर। और छठवां कहाँ रखा है? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो पहले वस्तु की तुम्हें पोजीशन पता होनी चाहिए कि वस्तु कहाँ कहाँ रखी है, फिर प्रतिबिंब का पोजीशन देखेंगे। पहला कहाँ? अनंत पे। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। तीसरा, वक्रता केंद्र पर। चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में। पांचवा, फोकस पर। छठवां, फोकस और ध्रुव के मध्य में। तो देखना, जितना दूर वस्तु रखे जाएगी अवतल दर्पण में, उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनता रहेगा। तो प्रतिबिंब जितना दूर रहेगा वस्तु जितना दूर रहेगी प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती जाएगी प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि सबसे दूर वस्तु कौन है? एक, तो इसका प्रतिबिंब सबसे छोटा। सबसे पास में कौन है? वस्तु 6, तो इसका प्रतिबिंब सबसे बड़ा। यानी कि दर्पण के जितना पास आएंगे प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता जाएगा। अब कैसे बनेगा तो उसको भी अभी हम लोग इसी में देखेंगे। तो देखना, नंबर 1 पहला जो है, ये वस्तु है अनंत पर रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे, पहले नंबर का। तो पहले क्या प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर। अब जैसे जैसे पास आओगे प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर जाएगा। जैसे अनंत पे है तो प्रतिबिंब यहाँ बना, अगर इसका पूछे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यानी कि वस्तु जितना पास आएगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा, लेकिन दर्पण से उतना ही दूर जाएगा। तो ये 1 नंबर का 2 नंबर का यहाँ पे आ जाएगा, 3 का 3 पर ही रहता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। फिर उसके बाद 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर यहाँ आ जाएगा, और फिर उसके बाद 5 नंबर अनंत पे चला जाएगा, ये भी कहाँ है? अनंत पे। और 6 नंबर यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये नीचे वाले सब क्या है? इमेज या प्रतिबिंब। तो देखोगे वस्तु अनंत पे थी, प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है दूसरे का। वक्रता केंद्र पे वस्तु रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। अगर फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। यानी कि जस्ट उल्टा हो रहा है। 1 नंबर के वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। तो फोकस पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। भाई ये अनंत पर था तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बना, तो फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। सब एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। इधर हम बोल रहे हैं अनंत से वक्रता केंद्र के बीच रखी है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। यानी कि जैसे जैसे वस्तु पास आएगी प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर चलता जाएगा, केवल छठवां को छोड़ के। छठवां का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। अब इसमें खास कहानी क्या? इधर के जितने भी प्रतिबिंब हैं 1 से लेकर 5 तक, सभी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। सभी क्या होंगे? वास्तविक, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। केवल छठवां नंबर जो है आभासी होता है, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। आभासी इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल। तो 1 से 5 तक के सभी प्रतिबिंब क्या होंगे? वास्तविक होंगे। छठवां नंबर कैसा होता है? आभासी होता है। और हमने बताया था आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो छठवां नंबर प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट। अगर इन पांचों की बात करें तो ये पांचों कैसे होंगे?
वास्तविक होंगे साथ में उल्टा बनेगा, यानी इन्वर्टेड। अगला वास्तविक हो गया, 1 से 5 तक सब क्या है वास्तविक। दूसरा 1 से 5 सभी प्रतिबिंब क्या बनेंगे उल्टा। छठवां नंबर कैसा बनता है सीधा। तो आभासी के लिए तो एक चीज फिक्स रहता है कि अगर कोई प्रतिबिंब आभासी है तो वो हमेशा कैसा रहेगा सीधा रहेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। अब इनमें हम लोग बात करते हैं छोटे और बड़े की कि कौन प्रतिबिंब छोटा है कौन प्रतिबिंब बड़ा है। तो देखना ये जो दो प्रतिबिंब होते हैं 1 और 2 ये छोटे होते हैं, मतलब छोटे किससे वस्तु की तुलना में। तुलना भी किससे करेंगे वस्तु से, यानी कि जितना बड़ा वस्तु इधर रखेंगे उसका प्रतिबिंब इधर छोटा बन रहा है। तो ये पहला और दूसरा नंबर प्रतिबिंब छोटे होते हैं। तीसरा नंबर का देखोगे सब कुछ सेम है, यानी कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। पहली बात, जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा बनता है। तो इसका आकार क्या हो गया समान, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एक वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसकी प्रकृति बताइए, तो प्रकृति में क्या बताओगे उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, छोटा होता है वस्तु से, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये क्या हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर वस्तु कहाँ रखी है अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पे। कैसा होगा वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो उसी तरह अगर दूसरे नंबर की बात करें, बोले कि एक वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति बताइए। तो अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। अगर हम लोग बात करें प्रतिबिंब 4 और 5 की, 4 5 6 तीनों की बात कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब 4 5 ये कैसे होते हैं वस्तु से बड़े, वस्तु से बड़ा, और ये भी सेम होता है वस्तु से बड़ा। तो यहां से जितने भी तुम लोग नियम पढ़ोगे उन सभी का कहानी एक ही साथ। जब तुम लोग 6 कंडीशन पढ़ते हो ना कि यदि वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे रखी है तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र फोकस के मध्य है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के मध्य है तो कहाँ बनेगा। ये 6 प्रतिबिंब की रचना का नियम तुम लोग इंडिविजुअल पढ़ते हो, हम लोग पूरा एक साथ पढ़ लिए कि जो भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है वो सभी क्या होते हैं वास्तविक होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये दो चीज फिक्स रहेगी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और उसके साथ साथ इनमें जो जो बातें हैं कि प्रतिबिंब 1 और 2 क्या होते हैं छोटे, तीसरा क्या होता है समान, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, 4 5 और 6 वस्तु से बड़े होते हैं। तो ये अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का संख्या। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब की बात करें तो ये हमारा उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये उसका ध्रुव और ये उसका फोकस और ये उसकी वक्रता केंद्र। अब हम लोग क्या करते हैं इसके सामने एक वस्तु रख देते हैं, ये कौन है वस्तु ए बी। तो अगर ये वस्तु है
तो यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी और परावर्तन के पश्चात इधर चल जाएगी। एक प्रकाश की किरण इसको पीछे की ओर मिलाएं, या जरूरी नहीं फोकस पर ही मिले, बस पीछे की ओर मिला दें। तो ये जहाँ पर मिल रही है यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज। तो ये वस्तु और ये इसका प्रतिबिंब। अच्छा, एक चीज खास बात, उत्तल दर्पण में देखोगे तो इसका कहानी बहुत उल्टा होता है। मतलब हम लोग जिधर पॉलिश करते हैं इसका फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों एक ही दिशा में होती है। मतलब हम लोग पॉलिश इधर किए हैं तो इसका फोकस और वक्रता त्रिज्या भी इधर ही है। अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। क्यों? हम लोग फोकस और वक्रता त्रिज्या मानते किधर है? भाई गोला इसको बनाओ, एज्यूम करेगी एक पूरा गोला है तो केंद्र कहाँ आएगा? इधर ही आएगा। अगर अवतल रहता तो उसको ऐसे एज्यूम करते। तो ये जो उसका वक्रता केंद्र फोकस है जिधर पॉलिश करते हैं उधर साइड ही आता है। चाहे तो हम दर्पण को चेंज भी कर देना ऐसे, तो अभी भी तो पॉलिश इसी साइड होगी ना। भाई अगर हमें उत्तल चाहिए तो पॉलिश हमेशा किधर करेंगे? आंतरिक भाग में। तो अब ये किस गोले का भाग है? इधर वाला ऐसा कोई गोला, इसका वक्रता केंद्र इधर और फोकस भी इधर कहीं होगा। तो उत्तल दर्पण में कहानी थोड़ा उल्टा होता है। तो हम लोग इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो ये हो गया यहाँ पर। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाते हैं और ये यहाँ पर वास्तविक रूप से नहीं, कैसी काट रही है? आभासी रूप से। तो यहाँ पर बन गया ये ए डैश बी डैश मान लेते हैं। तो देखोगे यहाँ पर तो वस्तु ए बी रखी है, जैसा रखा है वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि वस्तु से छोटा बन रहा है लेकिन सीधा बन रहा है। यानी कि ए के ही साइड में है, बी के ही साइड में है, उल्टा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि बी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्यों आभासी है? क्योंकि किरणें वास्तविक रूप से नहीं काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। बताओ ये किरण कभी काटेगी? ये एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इनका कभी जिंदगी में मिलन ही नहीं होगा, तो काटेंगी कहां से? और जब काटेंगे नहीं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि ये यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। लेकिन वस्तु से छोटा बन रहा है। देखो वस्तु इतनी बड़ी है, उसका प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, साथ में वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा और सीधा होता है। तो ये उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की कहानी हो गई कि आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा और सीधा होता है। तो इसे भी लिख लो। लिखना अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग डैश करके लिखना। इसमें उत्तल में कोई नहीं, उत्तल में एक ही प्रतिबिंब बनता है और वो ध्रुव और फोकस के मध्य में। इसकी कोई कंडीशन नहीं, इसमें एक ही प्रतिबिंब बनता है और वो आभासी बनता है, सीधा होता है और वस्तु से
छोटा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण से केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि अनंत पे रख दे, फोकस पे रख दे, ध्रुव पे रख दे तो क्या होगा। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के उपयोग में लिखना दाढ़ी बनाने में, उपयोग में लिखो दाढ़ी बनाने में, कॉमा ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा, ईएनटी ईयर नेक थ्रो, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, शॉर्ट में उसको ईएनटी बोलते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा या हिंदी में लिख सकते हो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के द्वारा। ई मतलब ईयर, एन मतलब नोज और टी मतलब थ्रोट। दूसरा लिखना उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, इसमें लिखना वाहनों में साइड मिरर के रूप में, वाहनों में साइड मिरर के रूप में, लिखे। दूसरा लिख लेना स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट जो गलियों में लगती है, स्ट्रीट मतलब गली, तो जो गांव घर में लाइट होती है ऊपर ट्यूबलाइट वगैरह जो लगाते हैं ना, उनमें यूज होता है, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, तो देखना चिन्ह परिपाटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा प्रकाश की दिशा में धनात्मक व विपरीत दिशा में ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। लिखे। तो चिन्ह परिपाटी की हम लोग बात करें तो देखना ये हम लोगों का एक्स अक्ष और ये वाई, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स, तो इधर क्या है प्लस और इधर भी क्या है प्लस। तो अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग एक दर्पण लगा दें, ठीक है, तो देख रहे हो कि दर्पण के
ऊपर अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा प्लस वाई, और दर्पण से इधर चलेंगे तो भी क्या मिलेगा प्लस एक्स, यानी कि दर्पण से ऊपर और इधर साइड में चले तो हमें क्या मिलेगा धनात्मक, दर्पण से नीचे और उधर चलोगे तो क्या मिलेगा ऋणात्मक। तो इससे भी तुम लोग कर सकते हो, या कि फिर सीधा एक चीज, जैसे मान लो कि हमने दर्पण बनाया और ये ध्रुव उसका, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, ठीक, और यहाँ पर एक वस्तु रख देते हैं ए बी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो है उसको हम लोग यू मानते हैं, यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है यू होती है। तो प्रकाश किधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ध्रुव से वस्तु की ओर, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ नापेंगे ध्रुव से, तो ध्रुव से वस्तु की ओर जा रहे हैं और प्रकाश इधर से आ रही है, तो हम लोग दिशा क्या होगी प्रकाश के विपरीत, और अगर विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा चिन्ह क्या लेंगे माइनस। तो प्रकाश जिधर से आता है अगर उसी दिशा में चलेंगे तो प्लस लेंगे, उसके विपरीत जाएंगे तो माइनस लेंगे। तो इसे भी याद रख सकते हो और इसे भी, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे तुम लोग लिख सकते हो। तो इसे भी बना लेना। तो देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में हमें पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। तो अवतल दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इसके पास देखोगे तो U होगा, V होगा और F। U क्या होती है ध्रुव से वस्तु की दूरी, V क्या होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और F क्या है ध्रुव से फोकस की दूरी। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि U V F क्या होता है, U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की और F फोकस दूरी। अब इनका चिन्ह क्या लेंगे प्लस माइनस जो भी है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बस सीखो कि कैसे हम पता करेंगे कि प्लस लेंगे या माइनस। देखना ये हमारे पास है अवतल दर्पण, ठीक है, ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। हमने बताया था वस्तु हमेशा यहां से लेकर यानी अनंत से लेकर इस ध्रुव के बीच तक में रख सकते हो। तो अगर हमारे पास वस्तु को तुम लोग कहीं भी रख दो, वस्तु को अनंत से लेकर इस ध्रुव के मध्य तक में कहीं भी रखोगे तो हमें पता है कि वस्तु से प्रकाश की किरण आती है, भाई वस्तु से प्रकाश की किरण आती है तभी तो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो मान लो कि अगर तुम लोग यहाँ पर कहीं भी वस्तु रख दो, तो हम लोग सपोज करो कि यहाँ पर वस्तु रख दे रहे हैं, ठीक है, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण आएगी इस डायरेक्शन में। अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो हम लोग तो ध्रुव से दूरी नापेंगे, ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो प्रकाश इधर आ रहा है और हम लोग उधर जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रकाश का दिशा है और हमारी जो दिशा है दोनों क्या हो गया विपरीत। भाई प्रकाश आ रहा है इधर और हम लोग जा रहे हैं इधर, तो यहां से समझ आना चाहिए कि U जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा निगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं U वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या लेंगे निगेटिव, यानी वस्तु को तुम लोग कहीं भी रखो अवतल दर्पण में हमेशा क्या होगा निगेटिव। अब किसी के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि सर इस बार दर्पण इस बार बना दिए, इसको इस पर बनाइए और इस बार प्लस हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। ये फोकस, ये वक्रता केंद्र और ये उसका ध्रुव, वस्तु को कहाँ रखेंगे यहाँ से अनंत तक, चलो यहाँ पे रख देते हैं इस बार। तो यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, लेकिन हम लोग दूरी कहाँ से नापेंगे ध्रुव से, ध्रुव से इधर आएंगे, प्रकाश उधर जा रही है, तो प्रकाश इधर जा रही है और हम लोग ध्रुव से इधर की ओर आ रहे हैं, तो फिर से दिशा क्या हो गया विपरीत, तो फिर से U क्या हो गया माइनस।
मतलब ऐसा नहीं है कि दर्पण को एक तरफ से करें तो इधर माइनस आएगा तो इस तरफ से प्लस आएगा, मतलब दर्पण को घुमा दोगे तो उससे प्लस माइनस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश तो हमेशा परावर्तक पृष्ठ की ओर ही न जाएगा कि प्रकाश इसके पॉलिश वाले साइड से आएगा। तो हमेशा दर्पण को चाहे किसी भी साइड में रखोगे, अगर यू माइनस है तो माइनस ही रहेगा। चाहे तुम लोग दर्पण को इस पर बना दो, चाहे इस पर बना दो, या दर्पण को ऐसे बना लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या दर्पण को ऐसे बना दो, किसी भी साइड बना दोगे यू माइनस ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, प्रकाश की दिशा में चलोगे तो प्लस लेंगे, विपरीत चलोगे तो माइनस लेंगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद भी की बात करते हैं तो देखना, जितना भी हमारा प्रतिबिंब बना था, छठवां को छोड़ दे तो सभी प्रतिबिंब कहाँ बने थे? नीचे। सभी प्रतिबिंब कहाँ बने थे? नीचे। छठवां नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान लिखे, वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। तो छठवां नंबर प्रतिबिंब कैसा था? आभासी था, सीधा था, वस्तु से बड़ा था। तो छठवें नंबर की बात इसमें करेंगे हम लोग। कभी दर्पण के सामने जितना प्रतिबिंब बनता था 1 से 5 तक, सभी क्या थे? वास्तविक थे। तो वास्तविक प्रतिबिंब सभी दर्पण के सामने बन रहे हैं और सभी कहाँ बन रहे थे? नीचे। सभी कहाँ बन रहे थे? नीचे। तो मान लो कि अगर यहाँ पर ये है तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना, इसको हम लोग क्या बोलते रहे हैं? इमेज। इसको क्या बोलते रहे हैं? इमेज। तो हम लोग अगर इसको इमेज बोल रहे हैं तो फिर से दूरी कहाँ से लेंगे हम लोग? हमेशा ध्रुव से, क्योंकि सभी दूरियों को कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। और प्रकाश की किरण किधर आ रही है? प्रकाश की किरण उधर से आ रही है और हम लोग जा रहे हैं ध्रुव से इमेज की ओर। तो हमारा डायरेक्शन फिर से क्या हो गया? विपरीत। इस बार फिर से भी क्या हो जाएगा? माइनस। भाई प्रकाश आ रहा है इधर और हम लोग जाएंगे इधर, क्योंकि ध्रुव से इमेज की दूरी, तो निगेटिव। अगला फोकस की बात करते हैं। तो देखना, फोकस को इधर समझ लेते हैं क्या है। ये हमारा अवतल दर्पण, ठीक, और ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। तो हम लोग क्या बोले कि प्रकाश जो है वस्तु से आ रही है इधर, ये वस्तु, लेकिन हम लोग तो दूरी कहाँ से नापते हैं? फोकस से, सॉरी ध्रुव से। तो ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी। तो प्रकाश आ रहा है इधर और हम लोग जा रहे हैं इधर, तो दिशा इस बार फिर से क्या हो गया? विपरीत। तो फोकस दूरी भी अवतल दर्पण की वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव होता है। ये हो गया वास्तविक की बात। अगर हम लोग बात करें आभासी में, तो आभासी की कहानी U, V और F। अब इनमें देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो छठवां नंबर प्रतिबिंब को देख लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको। ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो इस बार वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? यहाँ पर, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये छठवां नंबर कंडीशन की बात हो रही है। सीधा है, वस्तु से बड़ा है, और सीधा हमेशा आभासी होता है। तो यहां से देखोगे तो ये क्या है? वस्तु, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो देखोगे प्रकाश की किरण इधर आ रही है, तो वस्तु अभी भी क्या हो गया? माइनस। क्यों? क्योंकि प्रकाश इधर आ रही है और हम लोग उधर जा रहे हैं, तो फिर से दिशा हमारी क्या हो गई? विपरीत। तो यहाँ पर U क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब चाहे प्रतिबिंब वास्तविक बने चाहे आभासी बने, U को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। U हमेशा ही क्या रहेगा? माइनस। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। उत्तल में भी माइनस होता है, मतलब सीधा सा एक लाइन में बोले, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, U हमेशा माइनस ही होगा। प्रतिबिंब की बात करते हैं तो देखो, प्रकाश आ रहा है इधर और हम लोग भी जाएंगे इधर ही। क्यों? क्योंकि इस बार इमेज इधर है, तो प्रकाश इधर आ रहा है और हमारा इमेज भी इधर, क्योंकि ध्रुव से इमेज की दूरी, तो दोनों की दिशा क्या हो गई? समान। तो भी क्या हो जाएगा इसके लिए? प्लस। और फोकस की बात करें तो प्रकाश किधर आ रहा है? इधर, और हम लोग जा किधर रहे हैं?
भाई प्रकाश आ रहा है इधर और हमारा फोकस किधर है, इधर, तो विपरीत दिशा फिर से हो गई, तो एफ क्या हो जाएगा इस बार, निगेटिव, क्योंकि विपरीत दिशा में चल दिए। तो यहां से देखोगे ना तो यू चेंज हो रहा है ना ही एफ चेंज, कौन हुआ है, केवल भी। रटना नहीं है तुम्हें, केवल भी चेंज होता है, यानी कि यहां से ये कंफर्म हो रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी हमेशा माइनस होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए भी प्लस होता है। क्योंकि क्वेश्चन जब तुम्हें देगा ना तो वो चिन्ह नहीं देगा, वो चिन्ह तुम्हें खुद रखना पड़ेगा, चिन्ह तुम्हें खुद रखना पड़ेगा। जैसे बोलता है कि एक उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो यहां से तुम्हें पता चला जाए कि आभासी प्रतिबिंब अगर बना रहा है तो भी उसका क्या होगा, प्लस होगा। तो वो चिन्ह तुम्हें नहीं देगा क्वेश्चन में कभी भी, चिन्ह तुम्हें खुद लेना है और आंसर भी तुम्हारा चिन्ह के साथ ही आएगा। तो क्वेश्चन में तुम्हें चिन्ह नहीं देगा और चिन्ह तुम्हें खुद लेना है, आंसर जो आएगा वो चिन्ह के साथ आएगा, लेकिन ऑप्शन में तुम्हें चिन्ह नहीं रहेगा। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी। अगर चिन्ह है तो चिन्ह वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर नहीं है, जैसे मान लो कि ऑप्शन है हमारा आंसर आया -20, लेकिन हमारे ऑप्शन में -20 नहीं केवल 20 है, तो हम लोग 20 को टिक करेंगे। और अगर 20 और -20 दोनों है तो -20 हमारा सही होगा। तो ऑप्शन जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग अपना आंसर टिक करेंगे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन जब भी लगाएंगे चिन्ह के साथ सभी की वैल्यू रखेंगे। तो फोकस इसका निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, तो यहाँ से एक चीज हमेशा फिक्स रहती है, वो फिक्स क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये फिक्स है, रटना नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है। क्योंकि अगर भाई अवतल दर्पण दो प्रतिबिंब बनता है, या तो वास्तविक या तो आभासी, वास्तविक में भी निगेटिव है आभासी में भी निगेटिव है, तो जब दोनों में निगेटिव होते हैं एक चीज फिक्स हो गया कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो यहां से एफ इसका ऋणात्मक होता है। यहां से कंफर्म क्या हो रहा है कि आभासी प्रतिबिंब के लिए भी प्लस लेना है, वास्तविक के लिए भी माइनस लेना है। यू हमेशा माइनस होगा, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, चाहे प्रतिबिंब वास्तविक बने चाहे प्रतिबिंब आभासी बने, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, यू हमेशा माइनस में ही होगा और माइनस ही लेंगे। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर और उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी रटना कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो। ये हो गया इसका ध्रुव P और ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। तो हमें पता है कि प्रतिबिंब यहां पर बनता था, बोलो, और वस्तु को इधर रखते थे। ये हो गया हमारा A B, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वस्तु या ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा इमेज। भाई अभी तो पढ़े थे प्रतिबिंब की रचना का नियम में, तो ये इमेज है ये वस्तु है, ठीक। अब वस्तु से ही तो प्रकाश चलेगी, तो ये प्रकाश की किरण इधर आ गई, ठीक है। अब प्रकाश की किरण आ रही है इधर और हम लोग जा रहे हैं ध्रुव से वस्तु की दूरी, दिशा हमारी क्या हो गई, विपरीत। ये प्रकाश आ रहा है इधर, हम लोग जा रहे हैं ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो यहाँ पर क्या हो गया, विपरीत दिशा, तो u यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमने पहले ही बताया था कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे प्रतिबिंब वास्तविक हो चाहे आभासी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, u हमेशा माइनस ही होता है। तो देखोगे वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, u निगेटिव है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, u निगेटिव है, दर्पण अवतल है तो भी निगेटिव है, उत्तल है तो भी निगेटिव है, तो u हमेशा ही निगेटिव होता है, चाहे दर्पण कोई हो चाहे प्रतिबिंब कोई भी बने, ये फिक्स रहता है। रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से सब आ रहा है। अगला देखना, इमेज की बात करते हैं। इमेज इधर बना है तो ध्रुव से इमेज की दूरी, हम लोग ध्रुव से इमेज की ओर जा रहे हैं और प्रकाश भी उधर से आ रही है, दोनों की दिशा क्या हो गई, समान, और समान दिशा है तो भी क्या हो जाएगा, प्लस। और हमने अभी बताया था आभासी प्रतिबिंब के लिए भी हमेशा प्लस होता है, ये भी फिक्स है, आभासी प्रतिबिंब के लिए भी हमेशा प्लस होता है, और यहाँ पे हमने प्लस लिखा। फोकस की बात करते हैं, तो देखोगे प्रकाश आ रहा है इधर और हम भी जा रहे हैं इधर, तो इसका फोकस भी क्या होता है, प्लस, फोकस भी क्या होता है,
प्लस। यानी कि यहाँ से एक चीज फिक्स हुआ कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। वहां से फिक्स क्या हुआ कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समझे? तो ये चिन्ह तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में बिना चिन्ह के काम नहीं बनेगा। तो इसको लिख लो, फिर आगे। चलो आ जाओ, अगला देखते हैं। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। तो जो मिरर फार्मूला है वो होता क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, मतलब अगर इनको सॉल्व कर सकते हो हर कंडीशन में, तो ये तुम्हारे लिए सफिशियंट है। अगर नहीं कर सकते हर कंडीशन में, कभी कभी होता है ये भी माइनस हो जाए, ये भी माइनस हो जाए, तो फिर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद कैसे करेंगे, वहां पर दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग इसका अलग अलग भी फार्मूला लिख सकते हैं। एफ बराबर यू भी बटे यू प्लस भी। दूसरा u बराबर एफ भी बटे भी माइनस एफ। तीसरा v बराबर एफ यू बटे यू माइनस एफ। तो अगर तुम्हें फोकस दिया हो और इन दोनों में से किसी एक का मान दिया हो, प्रतिबिंब का या वस्तु का, तो तीसरी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। या कि फिर सीधे बोले फोकस ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला लगाओ, वस्तु ज्ञात करना हो तो ये लगाओ, और प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो ये लगाओ। और अगर ये तीनों नहीं याद करना चाहते तो ये एक है। ठीक है। अब लेंस जो फार्मूला होता है, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस। याद कैसे रखोगे, दर्पण, यहाँ पर दर्पण पी टर्म आ रहा है, पी मतलब प्लस, लेंस में एल, एल मतलब लेस, लेस मतलब कम होना या घटना। तो दर्पण पी मतलब प्लस रहेगा, और लेंस में लेस यानी कमी या घटना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस। समझे? तो दर्पण फार्मूला में प्लस रहता है और लेंस में माइनस रहता है। तो जिसको ये याद है और मैथमेटिक्स अच्छे से बनती है तो यही फार्मूला काफी है। जिसको नहीं बनता है इनको भी लिख सकते हो, ताकि तुम्हें डायरेक्टली सॉल्व कर सको क्वेश्चन को। तो इतना पावर ऑफ मिरर, दर्पण की शक्ति। तो देखना, जो शक्ति है या पावर, उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है 1/f। लेकिन f को लेना किस में है, मीटर में। तो जो आंसर आता है वो किस में आता है, डायोप्टर में। पूरा लिख दे रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं D से और बोलते क्या है, डायोप्टर। और अगर ये मीटर में ना दिया हो फोकस, तो P बराबर होता है 100/f, लेकिन इस बार f किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो दोनों फार्मूला तुम्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि कईयों को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने ही नहीं आता है। तो अगर मीटर में दिया है तो 1/f लगाओ, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f लगा दो, क्योंकि ये एक्चुअल में मीटर को ही कन्वर्ट किए हैं किसमें, सेंटीमीटर में। और साथ में डायोप्टर ये रहेगा ही। डायोप्टर क्या होता है, शक्ति का मात्रक। कौन सी शक्ति, दर्पण की, क्योंकि और जगह शक्ति पढ़ोगे तो वहां पे मात्रक वाट आ जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक
जैसे तुम लोग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध में पढ़ोगे या वर्क पावर एनर्जी में पढ़ोगे तो वहां पर शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन यहाँ पे दर्पण की शक्ति है इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, और रिप्रेजेंट करते हैं डी। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता ब्रैकेट में लिख लेना रेखीय, क्योंकि आवर्धन भी हम लोग 3 प्रकार का पढ़ेंगे, तो ये है रेखीय आवर्धन। तो आवर्धन क्षमता कहेगो, आवर्धन क्षमता ब्रैकेट में रेखीय। गिर तो नहीं गए थे बाथरूम में? लिखे आवर्धन क्षमता। तो चलो आवर्धन क्षमता का भी सूत्र पढ़ लेते हैं क्या है, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आवर्धन क्षमता ब्रैकेट में रेखीय, क्योंकि आवर्धन भी हम लोग 3 टाइप का पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं इसको m से। तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, या यहां पर बोल सकते हो आकार की जगह वो तुम्हें लंबाई भी बोल सकता है, ध्यान रखना, लंबाई, और यहां भी लंबाई, या ऊंचाई भी बोल सकता है। ठीक है, तुम्हें या बोल सकता है प्रतिबिंब का आकार, या बोल सकता है प्रतिबिंब की लंबाई, या बोल सकता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो तुम्हें ऊंचाई भी वो बोल सकता है, तीनों में से कोई भी वो बोले, चीजें सेम ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया m। अगर इसको हम लोग मैथमेटिक्स रूप में लिखें तो m बराबर होता है माइनस v बटे u बराबर h2 बटे h1। अब ये क्या है, h2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का आकार, h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई या वस्तु का आकार या वस्तु की लंबाई। तो ये है इसका फार्मूला, और भी रूपों में चेंज कर सकते हो, जैसे तुम्हें m है, अब यहाँ पे v है, लेकिन उसने तुम्हें क्वेश्चन में v नहीं दिया है, f दिया है, तो यहाँ से कन्वर्ट करके f वाला फार्मूला लगा सकते हो। खास बात क्या, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो m उसके लिए निगेटिव होता है, और अगर आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब, तो m उसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये भी तुम्हें याद रखना जरूरी है।
अगर तुम लोग चाहो तो इसको और भी रूप में लिख सकते हो, जैसे एक साथ अगर इसको लिखें तो यहाँ पर इसको बराबर करके लिख सकते हो, m बराबर f माइनस यू बटे f बराबर f बटे f माइनस भी। मतलब इनमें से कोई भी किसी के बराबर करके तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये सब आएगा कैसे, इसी को तोड़ मोड़ के लाओगे तो ये आता है, तो इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। f इसको u f माइनस यू f माइनस बी, तो इससे याद रख लो ज्यादा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है तथा वस्तु को दर्पण के सामने तथा वस्तु को दर्पण के सामने तथा वस्तु को दर्पण के सामने कैपिटल F दूरी पर रखा जाता है। कैपिटल F दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट लिखना, ऑप्शन फर्स्ट कैपिटल F पर, कैपिटल F पर। ऑप्शन सेकेंड कैपिटल F बाई 2 पर, कैपिटल F बाई 2 पर। ऑप्शन थर्ड 2F पर, कैपिटल F ही रहेगा, 2F पर। और ऑप्शन फोर्थ अनंत पर। लिखे 5-6 लाइन की जगह छोड़ के अगला क्वेश्चन लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन लिखना, किसी अवतल दर्पण के सामने किसी अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का
किसी अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके लाना है घर से।